नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेगमपुर एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है प्रस्तावना, यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना। मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे भाई दोस्त क्या है, संविधान के बारे में उनको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें नहीं पता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना शायद उन्होंने कई बार पढ़ी होगी, लेकिन उनको पता नहीं चलता आखिर इनका अर्थ क्या है, ये हमें कहना क्या चाह रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपने संविधान के बारे में जरूर से इन बातों का पता होना चाहिए, क्योंकि इनका हमारे जीवन से बहुत ही गहरा संबंध है। इनसे ही हमारा जीवन जो है सुधरेगा और एक स्वर्ग जैसा बनेगा। और हमने इन चीज़ों को एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखना ही देखना है। हमें एक देश के नागरिक होने के नाते भी इन बातों को सभी को समझना है। शायद आपने बहुत पहले ये सब बातें कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी या सुनी होगी, पर शायद आपने कभी इनको गहराई से समझने की कोशिश नहीं की होगी। और जब आप मेरी वीडियो को पूरा देख लेंगे, मुझे आशा है कि आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी अपने संविधान के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या है प्रस्तावना? पहले तो हमारे जो देश की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के देश की जो वहाँ का संविधान है उसकी प्रस्तावना से प्रभावित है। ठीक है, क्या है? हम भारत के लोग, सबसे पहला शब्द है। एक बार मैं पहले इसको पढ़ लेता हूँ ताकि हमारे लिए जो है आसान बन जाए सब चीजें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए व उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतेतव एवं संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मा समर्पित करते हैं। देखिए हम कैसे ही इसमें जो महत्वपूर्ण जो हमारे शब्द हैं उनका हम कैसे अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि हम भारत के लोग, ठीक है, कहाँ के? हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग हमारे द्वारा। ये संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? हमारे देश के बहुत ही जो सूझबूझ जो मतलब इंसान थे, उनको हम एक अच्छे इंसान कह सकते हैं जो हमारे देश के थे, जिन्होंने संविधान को बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा कि हम भारत के लोग, यानी कि यह संविधान जो है हमारे द्वारा लिखा गया है और हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए लिखा गया है, ताकि हमें इसका फायदा मिल सके। यानी कि हमें पता चलता है कि जो अंतिम शक्ति है वो कहाँ पर है? जनता के हाथ में, हमारे द्वारा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, क्या है? प्रभुसत्ता संपन्न, संपूर्ण। इसका मतलब है कि हमारे देश की जितनी भी नीतियां होंगी, जितने भी हमारे अपने देश में जो भी नीतियां, कार्यक्रम, विदेशी नीतियां, देश की आंतरिक नीतियां बनानी होगी, वो हमारा देश अब स्वयं बनाएगा। पहले हमारे देश में क्या था? ब्रिटिशों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। जब यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया? हमारे देश को अपनी नीतियों के अनुसार चलाया। हमारे देश में अपनी शिक्षा नीति लागू की, अपने फायदे की नीतियां बनाकर यहाँ से वो अनेक तरह के जो है हमारे संपत्ति थी, हमारे वन थे, हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा कपास थी जो, उसको अपने देश में उन्होंने ढो लिया और हमारे लोगों का शोषण किया, हमारे देश के लोगों का। ठीक है, लेकिन वहां पर नीतियां कौन बनाता था? अंग्रेज बनाते थे अपने फायदे के लिए। अब कौन बनाएगा? संविधान लागू होने के बाद कौन बनाएगा? हमारा देश। हमारा देश क्या है? वो संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न। हमें अब कोई भी नीति बनानी है अपने देश की, हमें जाना तो नहीं पड़ेगा ना अभी चीन के पास भी, तुम बताओ हमें क्या करना है। चीन ने बोल दिया कि भी तुम अपने जो है गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दो अपने देशवासियों की, हमारे देश को, सरकार को। अगर हमारे देश की सरकार उसको खत्म कर देती है तो क्या हमारा देश कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न होएगा? नहीं, क्योंकि हमारा देश अब उसकी बात को अगर नहीं मानेगा तो हमारा देश क्या है? संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न। हमारा देश तो अपने अनुसार चलेगा ना, हमें चीन की क्या जरूरत है? हमें क्या जरूरत है ब्रिटिश की? ठीक है, हमें क्या जरूरत है पाकिस्तान से पूछने की? हमें क्या जरूरत है अब अमेरिका से पूछने की? हमारा देश अब अपने फैसले खुद लेगा और ले भी रहा है। ठीक है, आगे आती है बात समाजवादी, यानी कि हमारे देश में जितने भी संसाधन बनते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई जूता बन रहा है, उस पर काम कौन कर रहा है? मजदूर कर रहा है। मशीन पर काम कौन कर रहा है? मजदूर कर रहा है। और फैक्ट्री किसने लगाई है? एक मालिक ने लगाई है। यानी कि हमारे समाज में, हमारे देश में जितने भी संसाधन हैं उन सब पर किसका अधिकार है? जनता का अधिकार है। सभी संसाधनों का जो प्रॉफिट होगा ना वो सभी में समान रूप से बांटा जाएगा। ठीक है, समाजवादी। ठीक है, आगे है पंथ निरपेक्ष।
आपका पंथ निरपेक्ष, ये जो हमारे सभी बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये हमारे कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार से भी संबंधित है और है वास्तव में। ठीक है, जब हम मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे तब वहां इनको हम और ज्यादा समझेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर कि सरकार का कोई भी धर्म अपना नहीं होता। जैसे हमारा देश है, हमारे देश की सरकार का कोई अपना धर्म तो नहीं है ना, लेकिन देश की सरकार सभी धर्मों को समान मानेगी। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। क्योंकि हमारे देश में क्या है? पंथ निरपेक्ष है। यहाँ पर किसी भी सरकार का मतलब कोई भी हमारे यहाँ सरकार बन जाती है, उसका कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। उसकी नजर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, वो किसी के साथ क्या करेगी? किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक है, भेदभाव धर्म के नाम पर। ठीक है, अब जैसे हमारे सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई है, जैन है, धर्म है, वो अपने अपने अनुसार अपने धर्म को चला सकते हैं ना। सरकार को कोई जरूरत तो नहीं पड़ती ना। भैया वैसे अभी यहाँ पर हिंदू ज्यादा है हमारे भारत में, तो उन्होंने बोल दिया कि यहाँ तो भाई हिंदू बनेगा, ऐसे ये है वो है। ऐसा नहीं कर सकती सरकार, क्योंकि हमारे संविधान जो है ना हमारे देश का, वो सभी को अधिकार देता है। वो कहता है कि हमारे देश में सभी व्यक्ति समान है। हमारा देश की जो इतनी खूबसूरती है ना, हमारे देश में मैं कहता हूँ इतने धर्म पाए जाते हैं, फिर भी हमारा देश कैसे एक सूत्र में पिरोया हुआ है। फिर भी हमारे देश के लोग जो है ना एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, कोई अदाब करता है, नमस्कार करता है, सत श्री अकाल करता है। हमारे देश में ये एक खूबसूरती वाली बात है, बहुत देशों में ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अब आती है लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? यानी कि लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, अमेरिका के, क्या कहा था? लोगों का लोगों के लिए, और क्या कहा था? लोगों के द्वारा। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम इसमें क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको बीच बीच में कराता रहूंगा, हम अंत में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे लिए, हमारे लिए समझना क्या हो जाता है शुरू इन सब बातों को। क्या है लोकतंत्र का मतलब? क्या होता है? लोगों का। यानी कि हमारे यहाँ पर जो भी सरकारें बनेगी ना, वो क्या बनेगी? लोगों के द्वारा बनेगी। किसके लिए बनेगी? लोगों के लिए, और लोगों के द्वारा बनाई जाएगी। यानी कि हमारे देश का जो शासन है ना, वो लोगों का होगा, और लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ की जो सरकार है उसको कौन चुनेगा? लोग चुनेंगे। कैसे? वोट डालकर। आपको क्या दिया गया? बहुत ही शक्तिशाली आपको पावर दी गई है। किसकी? वोट की, जो बहुत सारे देशों में नहीं है। ठीक है, आप कहाँ चले जाओ, आप किंग जॉन के नाम सुना होगा आपने ना, नॉर्थ कोरिया का। भाई वहां जाके चले जाओ, उसका बंदे का शासन है वहां पर पूरा। वहां पर आप नहीं चुनोगे उसको, उसका खुद का शासन है वहां पर। ठीक है, हमारे देश में क्या है? अगर आपको सरकार पसंद नहीं आती 5 साल बाद, भाई वोट क्या करो? उस पार्टी को देना छोड़ दो, दूसरी पार्टी को डालो जिसकी आप में रुचि है। सरकार का तख्ता पलट जाएगा शासन का। तो यहाँ पर यानी कि लोगों का शासन है, जनता का शासन। आप जो है ना अपनी वोट के द्वारा ना बहुत कुछ कर सकते हो। हमारे देश में क्या हो रहा है आजकल? वोट को मतलब बंदे वैसे ही समझते हैं। ठीक है, बहुत ही सारे इलेक्शन आते हैं, हम लोकतंत्र का भी मजाक उड़ाते हैं बहुत सारे व्यक्ति। भाई क्या है लोकतंत्र में, तो वही सरकारें बन रही हैं, वही पता नहीं क्या क्या चल रहा है। भाई ये सारी हमारी गलती है। हमने आज अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना, तो देश की तरक्की और आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आज क्या हो रहा है इलेक्शन में? लोग दारू बांटते हैं। ठीक है, बांट रहे हैं। ठीक है भाई, जो वो व्यक्ति आपके समाज में पहले ही नशे की लत लगाकर मतलब जीतने के पहले ही लोगों में नशा फैला रहा है, वो आपको कहाँ से भला कर देगा? कहाँ से भला कर देगा? जो वो दारू पिला रहा है ना आपको, वो पैसे आपकी जेब से पूरा करेगा। जब हम ऐसे ऐसे बंदों को चुनकर भेजेंगे संसद बनाकर यहाँ से लोकसभा में, और कानून भी वो लोग बनाएंगे जो अनपढ़ गवार होंगे, दिमाग जिनका मोटा होगा, जो ऐसे गुंडागर्दी करेंगे। उनको जिता कौन रहा है? हम लोग जिता रहे हैं। इलेक्शनों के टाइम वो आते हैं, हाँ हाँ माता जी पैरों में गिर जाएंगे आपके, क्या है सब ये, और बाद में पूछेंगे नहीं आपको। तो हमें अपनी वोट का सही से उपयोग करके लोकतंत्र को सफल बनाना है। और हमें बहुत सारी आजादी है यहाँ पर। ये धर्मनिरपेक्षता की आजादी वैसे नहीं मिल गई आपको समाजवाद की, आगे जो मैं आपकी बातें बताऊंगा। मतलब ये लोकतंत्र का मतलब है, हमारे संविधान में स्पष्ट किया गया है कि लोगों का शासन। आगे क्या बोलता है? गणराज्य। यहाँ तक बार कर लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि हमारे देश का जो एक सबसे बड़ा पद है, किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति, और वैसे एक प्रधानमंत्री का भी मान लिया जाता है। तो ये जो बंदे हैं ना, ये बंदे दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये चुनकर आएंगे। किसके द्वारा? आपकी वोट के द्वारा प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, और राष्ट्रपति जी भी यहाँ पर चुने जाते हैं 5 साल के लिए। ये पैतृक नहीं है। ये नहीं कह सकते भी जैसे अन्य देशों में है, जैसे वो मैंने आपको उदाहरण दिया था किंग जोन का। ठीक है, नॉर्थ कोरिया का, वो मतलब पैतृक है वहां पे।
मतलब उसका शासन रहेगा वहाँ पर, वो 5 साल बाद आप उसे नहीं हटा सकते। ऐसे ही बहुत हमारी अरब कंट्री है, वहाँ पर जो है तानाशाही है, ठीक है। लेकिन हमारे देश का क्या है, अगर आपको भाई लगा भी पीएम तो काम नहीं ठीक कर रहा तो उसको 5 साल बाद आप बदलिए, राष्ट्रपति जी को आप बदलिए। इनको दोबारा अगर प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, तो ये क्या चुन कर आएंगे, आपके एमएलए चुन कर आएंगे। कोई एमएलए देखा है आपने जिसने बिना इलेक्शन लिए 10 साल राज कर लिया हो? हमारे देश में ऐसा नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में चले जाओ आप, वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, ये सब बातें लागू होती हैं, वो तानाशाह बनाते हैं, ठीक है। श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी, मतलब वहाँ तानाशाही चलती है, पर हमारे देश में नहीं चलती ऐसी ज़्यादा तानाशाही, क्योंकि हमारा देश का संविधान बहुत खूबसूरत है और हमें इन सब बातों को पता होना चाहिए। तो गणराज्य का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमारे जो देश का जो होते हैं बड़े बड़े, उन पर जो है व्यक्ति चुनकर आते हैं, यानी कि वो पैतृक नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है, ठीक है। आगे आता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता, संपूर्ण समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ पर 3 न्याय की बात किया, कौन से, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। सामाजिक का मतलब होता है यानी कि समाज में आपके साथ किसी भी आधार पर, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप ट्रेन में बैठ के जाओ, ट्रेन में कोई आपसे आपकी जाति पूछता है? कोई पूछता है भी आपका रंग कैसा है? कोई पूछता है आप कौन सी भाषा बोलते हो? भैया यार आप तो फलानी भाषा बोलते हो, चलो तो ट्रेन से नीचे, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब हमारे देश में आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। आगे कौन से न्याय की बात कही है? आर्थिक न्याय की बात। आर्थिक न्याय का मतलब बात यह है कि जो सरकार है ना हमारे देश की, वो किसी एक व्यक्ति के संबंध में कानून नहीं बना सकती। कोई पूंजीपति होगा उसी की, मतलब उसी के बारे में सोचती रहे, नहीं नहीं। सरकार का फर्ज बनता है कि हमारे देश में जो भी व्यक्ति गरीब है, क्या है, गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, उनके लिए सरकार जो है उनको एक लेवल पे लाने के लिए उनके साथ जो है उनके लिए नीतियां बनाई। जैसे यहाँ पर ग्रामीण रोजगार में आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए क्या किया गया, 2005 में महात्मा गांधी मनरेगा योजना लाई गई, जिसे हम रोजगार गारंटी योजना भी कहते हैं, ताकि लोगों को एक आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा सके। आरक्षण की व्यवस्था की है, महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की है, कब की गई थी? सन 1993 में। सन 1993 में जब 72वां और 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू गई, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और अनुसूचित जातियों के लिए। महिलाओं के लिए भी बहुत सारे भेदभाव की बातें हमने सुनी है ना। अब महिलाएं भी पंच बनती है, सरपंच बनती है। कई बार आपके क्षेत्र में कोई जैसे पंची सरपंची का इलेक्शन होता होगा एमएलए का, वहां पर कई बार हो जाती है महिला आरक्षित सीट। तो वो क्यों होते हैं? ताकि महिलाओं को भी शासन की सत्ता में समान भागीदारी मिल सके, वो भी अपने देश के लिए एक अच्छा जो है ओहदा चुनकर देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। ऐसा हो रहा है आज, ठीक है। नारी शक्ति के लिए बहुत ही अनेक कार्यक्रम भी हमारे देश में चलाए जा रहे हैं, ठीक है। ये और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब जो है ना, बहुत आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वैसे, बहुत सारे दोस्तों ने ना, क्या होता है राजनीतिक न्याय का मतलब, क्या होता है कि राजनीति में ना हम चुनाव के लिए हम अपने मतदान का प्रयोग तो ज्यादा करते हैं। किसका? मतदान का, ठीक है, जो आपको मिलता है 18 साल के बाद, ठीक है, वयस्क होने पर। लेकिन हम राजनीतिक न्याय में ना किसका प्रयोग नहीं करते हैं? हम प्रयोग नहीं करते चुनाव लड़ने का। चुनाव लड़ने का यानी कि बहुत कम व्यक्ति होंगे जिन्होंने सोचा होगा भाई मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ लूँ, भाई मैं एमपी का इलेक्शन लड़ लूँ, भाई मैं भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख लूँ। भाई हमारे देश में एक भिखारी है ना, भिखारी जिसकी वोट बनी हुई है, वो भी प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ने की सोच सकता है, यानी कि एमएलए का इलेक्शन लड़ने की सोच सकता है, सरपंच बनने की सोच सकता है। उसको पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता है कि वो एमपी का, एमएलए का इलेक्शन आराम से लड़ सकता है। और दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको, राजनीतिक न्याय में ना हम अपनी पार्टियां भी बना सकते हैं। आज भारत देश में 1000 से ऊपर दल बन चुके हैं, ठीक है, चुनाव आयोग के अंडर। यानी कि हमारे देश में यदि आप किसी भी, आपको लगा भी फलानी पार्टी तो वैसे ठमकानी, सॉरी पार्टियां गंदी है, क्यों ना आप कोई अपनी पार्टी बना ले, बनाओ भाई आप। कुछ कंडीशन होती है, उनको पूरा करके आप अपनी पार्टी भी बना सकते हो हमारे देश में। यदि आप किसी भी पार्टी से संतुष्ट नहीं है, बताओ, इतनी लोकतंत्रात्मक प्रणाली हमारी देखिए कैसी है यहाँ पर। हमें इन सब बातों को समझना है, ये दिमाग में डालो आप, रट्टा नींद का मारना। हमने हमारे देश के संविधान में आखिर कहा क्या गया है, ठीक है। राजनीतिक न्याय यानी कि तीनों प्रकार के न्याय के बारे में हमने बात कर ली। आगे है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा विचार। विचार का मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में आप जो आए चाहे सोचो। अभी आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, आप जो मर्जी सोचो, पूरी आपको स्वतंत्रता है। आप जहां तक जाओ, आप अपने
सपने में जिस मर्जी से, दिमाग में जिस मर्जी से शादी करो, प्रधानमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, जो मर्जी बनो आप। आपके दिमाग में जो चल रहा है, आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप जो मर्जी सोच सकते हो, ठीक है। अब आता है, उसके बाद आता है हमारा अभिव्यक्ति। क्या है? अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि विचारों को व्यक्त करना। जैसे आपके दिमाग में कोई बात चल रही हो, ठीक है, आपने सोच लिया भाई यार सरकार जो है ना हमारे देश में, इसने तो फलाना का ये ऐसी चीज ऐसे कर दी यार, बड़ी खराब चीज है ये। अब आप उसको अभिव्यक्त भी कर सकते हो। कैसे? न्यूज़पेपर के माध्यम से। दिन में दिन खबरें आती रहती है ना, भी सरकार ने फलाना कानून बना दिया, ये तो भाई ऐसा है, देश के हित में नहीं है। ठीक है, मतलब आप सरकार का पूरा विरोध कर सकते हो यहाँ पर, न्यूज़पेपर से, टेलीविजन से, ठीक है, मीडिया में और लेखों में। हमारे देश में तरह तरह से जो है सरकार का विरोध किया जा सकता है, यानी कि अभिव्यक्त करके। किंग जॉन के यहाँ करके दिखा लो आप, चीन में करके दिखा दो, सऊदी अरब में करके दिखा दो, मान जाऊंगा आपको। क्यों? वहां पर लोगों का शोषण किया जाता है, उनको आजादी नहीं है बोलने की। ऐसे किंग जॉन के यहाँ बोल के दिखा दो आप, भाई आपने तो ऐसा कर दिया, अगले दिन पता नहीं बंदा कहाँ गया। लेकिन हमारे देश में पूरा विरोध कर सकते हो आप, धरने प्रदर्शन लगा सकते हो आप। अगर सरकार ने कोई कानून बना दिया, आपको पूरा राइट है, आप उसका पूरा विरोध कर सकते हो, मतलब। पर विरोध हमने ऐसे करना है, हमने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। यानी कि हमें एक कानूनी दायरे में रहकर, संविधान के जो कानून है उनके दायरे में रहकर हमें अपना विरोध प्रदर्शन हम कर सकते हैं। यानी कि हमें किसकी? विचार की स्वतंत्रता है, हम कोई भी कुछ भी सोच सकते हैं, और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। यानी कि हम जो है उन विचारों को अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं। आगे क्या बात कही है? विश्वास। विश्वास का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई बात बोल दी, किसी ने कोई बात मुझे बोल दी, भाई मेरी मर्जी है, मैं उसे मानूं या मैं उसे ना मानूं, मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता। बहुत सारे देशों में ऐसे ऐसे शासन हैं, वहां पर अगर भाई वहां के जो राजा होंगे ना, जहां पर राजतंत्र है, अगर उन्होंने कोई बात बोल दी ना, तो भाई आपको माननी पड़ेगी। जैसे जब यहाँ पर ब्रिटिशों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, अगर अंग्रेजों ने हमें एक बात बोल दी ना कि आपको जंगल में लकड़ी काटने नहीं जाना है, लकड़ी, ये हमारा एरिया तो हमारा है जंगल, तो भाई हमें अगर वहां जाएंगे तो हमें मार पड़ेगी। ये क्या होगा? हमें उनकी बात माननी ही माननी पड़ेगी। लेकिन आज हमारी मर्जी है, चाहे अब मुझे कोई बोल दे भाई आप तो 4 रोटी से ज़्यादा नहीं आपको खानी नहीं है घर में, भाई मेरी मर्जी, मैं खाऊं ना खाऊं। मतलब हमें पूरी आज़ादी है, हम किसी की बात पे विश्वास करें या ना करें, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। धर्म में मैंने आपको बता ही दिया कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, ठीक है। और आप जिस धर्म को मानते हो उसकी उपासना कर सकते हो आप, किसके? अपने धर्म के अनुसार। जैसे सिख भाई क्या करते हैं, उनका मतलब एक नगर कीर्तन जा रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही मुसलमान भाइयों का भी कोई मतलब जो उनके अवसर होते हैं धार्मिक, वो भी अपना जो है लोगों को दिखा सकते हैं अपने धर्म, ठीक है। उसकी मतलब प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं ना ईद वगैरह पे, और ऐसे ही हमारे हिंदू भाइयों के भी होते हैं, ठीक है, बौद्धों के भी होते हैं। मतलब सभी धर्म जो है ना अपने अनुसार यहाँ पर जो है अपने धर्म की उपासना कर सकते हैं, ठीक है। सिख भाई जो है अखंड पाठ करके, गुरुद्वारे के जो स्पीकर लगे होते हैं, ठीक है, उनमें पाठ चलता होता है, इधर मंदिर में चलता होता है, ठीक है, इधर मस्जिद में चलता होता है। क्या हमारे देश में देखिए कितनी विभिन्नता है और कितनी एकता है हमारे देश में। किसी को मुझे ऐसा नहीं कह सकते आप भाई आप ऐसा ना करो, नहीं, उसकी मर्जी है, क्योंकि उसका राइट है। हमारे देश में क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। वहां पे करके दिखा दो आप, सऊदी अरब में करके दिखा दो, अबू धाबी में करके दिखा दो आप, वहां पर लोगों का शोषण किया जाता है। यदि आप मुस्लिम है तो आप वही कर सकते हो, नहीं अगर आप हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, तो आपको मतलब थोड़ा दब के रहना पड़ेगा। आप घर के अंदर ही पूजा अर्चना कर सकते हो, सार्वजनिक रूप से नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है? सार्वजनिक रूप से लंगर लगाए जाते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पर हमारे देश में तो एक चीज हो रहा है, सभी ना, सभी जो लोग हैं ना एक दूसरे के धर्म की जो है ना रिस्पेक्ट करते हैं। और सभी धर्म जो है ना हमारे देश में, सभी धर्म बहुत अच्छे हैं। सभी धर्म क्या सिखाते हैं हमें? नशे से दूर रहो, लोगों का सम्मान करो, ठीक है, और सभी का आदर करो। यानी कि सभी धर्म में नैतिकता की बातें बहुत अच्छी हैं। और महात्मा गांधी ने भी कहा था कि धर्म को नैतिकता से अलग, मतलब राजनीति से में ना नैतिकता का होना बहुत जरूरी है, इसलिए धर्म भी राजनीति का एक हिस्सा है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप भाई अपने धर्म का आधिपत्य जमाओ, सरकार बन गई आपकी, आप तो कहो कि हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम तो मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, हम तो सिख राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने कहा था कि जो हमें उसमें अच्छी बातें हैं उसको लेकर हमें चलना चाहिए। जो मैंने आपको बताया है कि सभी का भला सभी धर्म ही चाहती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ राजनीतिक लोग अब जो है लोगों को भड़का देते हैं, ठीक है। यानी कि जब चुनाव आते हैं ना, ये कुछ राजनीतिक बंदे होते हैं, ये क्या करेंगे? मुस्लिमों के यहाँ पर पास आएंगे या हिंदुओं के पास आएंगे, ठीक है, जहां पर मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, मुस्लिमों के पास आएंगे, आपको कहेंगे भाई आपको तो ऐसे है, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे आपके लिए। फिर यही बंदे यहाँ पर हिंदुओं के पास जाएंगे
और चुनकर आ जाएंगे और क्या करेंगे, अपनी रोटियां सेकेंगे, ये बंदे यहाँ पर आपस में फूट डाल देंगे। राजनीतिक जहां पर धर्म का राजनीतिकरण शुरू करना शुरू हो गया ना, बस काम खत्म। हमारा माइंड जो है ना, ये इसको घुमा देते हैं लोग तरह तरह की हमें बातें बोलकर, लेकिन धर्म सभी अच्छे हैं। धर्म में जो लोग धर्म को मानते हैं ना, वो मैंने बहुत सारे बंदों से मिला, मैं मुस्लिम से भी, सिख से भी, हिंदुओं से भी, मतलब ना जो बहुत मैंने ऐसे बंदे देखे हैं, पूरी रिस्पेक्ट करते हैं बेचारे आपस में एक दूसरे की। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग ना भड़का भड़का के आप राजनीतिक में कुछ ओहदा ओहदा ले लेंगे, पैसे पूसे कमाएंगे, पूरे लुच्चे लोगों को लड़वा देंगे। धर्म किसी को भी नहीं लड़वाता, धर्म आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। हमारे देश में क्या है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। इतनी स्वतंत्रता मुझे लगता है शायद किसी देश में नहीं होगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, यहाँ तक हमारा हो गया था। उपासना तो आके है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी कि आपके साथ जो है ना, धर्म जाति लिंग वही, किसी के साथ भी आपका साथ भेदभाव नहीं किया जाता। कोई भी अवसर में सरकारी नौकरियां निकलती हैं, उनमें आपका भेदभाव होता है, नहीं होता है। कुछ व्यक्ति कहेंगे कि ये आरक्षण का मुद्दा, ठीक है, ये मुद्दा भी वहां पर तो विकलांगों को आरक्षण दिया जाता है। ये जो क्या है हमारे देश में, जो हमारे देश में जो पहले के व्यक्ति है ना, जिनके साथ शोषण किया गया है हमारे देश में, उनको आर्थिक लेवल पर ठीक करने के लिए सरकार ने आरक्षण लागू किया है। और महिला आरक्षण भी अब लागू किया गया है। विकलांग जो हमारे भाई होते हैं उनको भी आरक्षण दिया जाता है, ताकि वो समाज में एक अच्छा दर्जा प्राप्त कर सके उन लोगों के साथ जो समाज में पहले ही जो है संपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद आता है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को। गरिमा यहाँ किसी लड़की का नाम नहीं है, गरिमा का मतलब है यहाँ पर इज्जत मान, ठीक है। और राष्ट्र की एकता यानी कि जो राष्ट्र की एकता को बनाए रखे, और अखंडता यानी कि राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोए रखे। खंड का मतलब होता है टुकड़े, अखंड का मतलब होता है टुकड़ों का जुड़ा होना, ठीक है। सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व का बढ़ाने के लिए। बंधुत्व का मतलब क्या होता है, बंधुत्व का मतलब होता है कि देश में भाईचारे की भावना। जब हमारे देश में कोई अकाल आता है तो क्या होता है, वहां पर सभी लोग जाके सेवा करते हैं ना, सभी धर्म के लोग। वहां तो नहीं पूछता ना कोई किसी को जाति भी, तुम्हारी जाति क्या है, सभी लोग करते हैं ना सेवा। तो ये क्या है, हमारा भाईचारा है। और जब सेना, हमारे देश की जो सेना है, हमने मतलब कितनी बार युद्ध लड़े, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाइयाँ होती रहती है। वहां पर कोई कहता है भाई पहले तू जा, ठीक है, तू गोली खा, तू फलानी जाति का, या मैं तो पीछे हटूंगा, ठीक है, ऐसे कोई जाता है वहां पर। तो सभी, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी जो एकता हमें देखने मिलती है ना, वो डिफेंस में देखने की मिलती है। वहां पर सभी, मैंने, मेरा दोस्त है आर्मी में, वो मेरे को बता रहा था कि वहां पर तो भाई ऐसा है, किसी के साथ में लड़ाई हो जाएगी ना, मतलब किसी देश के साथ, तो भाई सभी व्यक्ति जाएंगे वहां, कोई किसी की जात पात नहीं पूछता, सभी व्यक्ति आपस में रहते हैं। और अगर देश के ऊपर संकट की बात आ जाए ना, तो सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। इसे कहते हैं एकता। हमारे देश में ऐसा है, ठीक है। हमारा देश का संविधान इन सब बातों का उल्लेख कर रहा है कि हमारे देश में इन सब बातों को लागू करने की बात कही गई है हमारे देश में। यदि इनको लेकर आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है ना, तो आप सीधा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। इन इस यही मेरा मकसद था आज का समझाना, कि हमें पता होना चाहिए कि आखिर हमारे देश में है क्या। और इस प्रस्तावना से हमें पता चलता है कि हमारे देश का संविधान कहना क्या चाहता है, लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है। इन सब बातों को आप और अन्य व्यक्तियों को भी बताएं, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, और अगर आपको अच्छी लगे, ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बहुत ही जल्दी पॉलिटिकल के और भी टॉपिक लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान की प्रस्तावना मैंने इसलिए पढ़ाया है आपको आज, क्योंकि अगर हम आगे संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि भी लोकतंत्र क्या है, समाजवाद क्या है, गणतंत्र क्या है, ठीक है। आगे बात आती है कि दृढ़ संकलित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, हमारा देश बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। एते देव अपने द्वारा इस संविधान को अंग्रेज यानी कि स्वीकार करते हैं, अधिनियम और आत्मा समर्पित करते हैं। एक बार क्विक रीजन ले लेते हैं, लेकिन सब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसमें जो 3 शब्द है ना, कौन कौन से ये थे हमारे। एक तो अखंडता शब्द हो गया, कौन सा, अखंडता, अखंडता। और एक हो गया समाजवाद, ठीक है, और एक हो गया पंथ निरपेक्ष। ये हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना में पहले शब्द नहीं थे। और हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना है ना जो, उसमें सिर्फ अब तक एक ही बार संशोधन किया जा चुका है,
पहले इसमें कभी संशोधन नहीं हुआ अब तक। सिर्फ वैसे हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। संशोधन का मतलब मैं बता देता हूँ। कुछ संशोधन का मतलब होता है कि संविधान में कुछ बदलाव करना। हमारे देश का संविधान ना ही ज़्यादा लचीला है, ना ही ज़्यादा कठोर है, यानी कि उसे एकदम से बदला भी नहीं जा सकता। उसके लिए कुछ जो है नियम बनाए गए हैं, उनके अनुसार हम उसको बदल सकते हैं। ठीक है, संविधान में संशोधन का मतलब क्या होता है? उसमें थोड़ा बदलाव करना है, कुछ ऐड करना, ठीक है, या कुछ बदलाव करना कानूनों में। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे देश के संविधान में क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए भी ये, कि हमारे देश के संविधान में अब तक कितने बार संशोधन हो चुका है? तो आपने क्या टिक करना है? एक बार। और कब किया गया था? ये किया गया था सन 1976 में। और इसमें 3 शब्द जोड़ गए थे। कौन से? पहला अखंडता, और दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, आपको याद रखना, ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है कि 42वें संशोधन के द्वारा हमारे देश में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो आपको अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष याद करना है। और इसमें वो आपको एक एक करके दे देगा, इनके साथ और सारे शब्द दे देगा। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। और क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है। तो आपको क्वेश्चन डाल देगा स्वतंत्रता से, राष्ट्र की एकता से, या कुछ अन्य एक दो और, उसमें क्वेश्चन डाल देगा हम भारत के लोग। तो हमने कहाँ टिक करना है? हम भारत के लोग। यहाँ से हमारे संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। आगे आता है कि हम पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपके स्टेट वगैरह में एग्जाम होते हैं उनमें, कि पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। तो वो आपको लिख देगा कि समाज में एकता, ठीक है, और धर्मों को धर्मों में, यानी कि कुछ मतलब 2-3 आपके साथ कोई भी ऑप्शन डाल देगा। और मैं आपको बोलूँगा कि वहाँ आप टिक लगाना कि धर्म के आधार पर हमारे देश में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। मैं कोशिश करूँगा कि प्रस्तावना से बहुत सारे मैंने देखे हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कि मैं बहुत जल्द इस प्रस्तावना से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट, उसकी मैं वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। फिलहाल आप हमारी वीडियो को समझिए, इसका रट्टा मत मारिएगा। ठीक है, क्योंकि हम पॉलिटिकल के आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे, लेक्चर करेंगे, आपको उसमें बहुत ही सहायता रहेगी संविधान की प्रस्तावना की। इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कीजिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। और आपको यदि कोई भी डाउट हो इससे लेकर, या आप कोई भी सुजेशन देना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे मुझे हर रोज 6 बजे के बाद आप मुझसे वार्तालाप कर सकते हो। धन्यवाद।